हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो बीते दिनों सरकार ने विधि आयोग का गठन कर दिया है, जिसकी वजह से विधि आयोग के बारे में जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। विधि आयोग क्या है, किस तरह से कार्य करता है, इसका गठन किस तरह से किया जाता है, कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं, किस तरह का यह एक तरह का आयोग है, संवैधानिक है, इसकी व्यवस्था किस तरह से देखने को मिलती है, इस तरह के विषयों पर हम बात करेंगे। जो टॉपिक है वह क्या है, केंद्र सरकार ने किया 22वें विधि आयोग का गठन, और 22वां विधि आयोग है तो 21वां भी रहा होगा। इसका इतिहास भी जानेंगे। न्यूज़ क्या आई है, न्यूज़ में बताया गया है सेंटर कॉन्स्टिट्यूट्स 22nd लॉ कमीशन, व्हाट रोल डज दिस बॉडी प्ले, यह किस तरह का कार्य करती है, यह निकाय किस तरह का कार्य करता है। तो चर्चा में क्यों है, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल ही चुकी है। भारत का विधि आयोग, इसके बारे में जानेंगे, क्या इसका विजन है, क्या इसके मिशन है, क्या उद्देश्य है। 22वां विधि आयोग जिसका गठन किया गया है, किस तरह से ये गठित हुआ है, इसको कौन कौन से कार्य सौंपे गए हैं। इसके अलावा इतिहास में जानेंगे कि इसके पहले जो भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद हमें कई तरह के विधि आयोग दिखाई देते हैं, और आज़ादी के पहले भी विधि आयोगों का गठन किया जाता रहा है। तो वो किस तरह से गठित किए जा रहे थे उसको देखेंगे, एक निष्कर्ष समझेंगे, और एक प्रश्न जो कि प्रीलिम्स के स्तर पर सॉल्व करने का आप अभ्यास कर सकते हैं। तो यह जो विषय है आधुनिक भारत के इतिहास से भी जुड़ सकता है। कुछ खंड जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं विशेष रूप से, अभी उनकी चर्चा कर लेंगे। और जीएस पेपर 2 में मेंस के स्तर पर विभिन्न आयोग और संस्थाएं, इससे जोड़ करके प्रश्न बनाया जा सकता है। तो चर्चा क्यों की जा रही है, आसान सी बात है कि केंद्र सरकार ने भारत के 22वें विधि आयोग का गठन कर दिया है, और कर्नाटक हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं ऋतुराज अवस्थी, उनको इसका चेयरपर्सन या फिर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ऋतुराज अवस्थी जो न्यायमूर्ति हैं कर्नाटक हाईकोर्ट के, उनके अलावा 5 और भी सदस्य इस पैनल में शामिल किए गए हैं, जिसका जिक्र आपको यहाँ पर एक ट्वीट में मिल जाएगा, जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनके ट्वीट में दिया हुआ है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लीज्ड टू अपॉइंट जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जो कि रिटायर्ड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, एज चेयरपर्सन। इसके अलावा आप देखेंगे कि जस्टिस केटी शंकरन जो अन्य सदस्यों में शामिल हैं, जस्टिस केटी शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर डीपी वर्मा, प्रोफेसर डॉक्टर राका आर्य और श्री एम करुणानिधि, ये 5 अन्य सदस्य हैं जो इस कमीशन में शामिल किए गए हैं, इस आयोग में शामिल किए गए हैं। कुछ के बारे में जान ले, जैसे कि जो ऋतुराज अवस्थी हैं उनको किस तरह से जाना जाता है। तो अक्टूबर, हम कहें पिछले साल 2021 में ये कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, और लगभग इस साल जुलाई में ये रिटायर हुए हैं। मार्च के महीने के आसपास इन्होंने एक निर्णय दिया था, जो कि कर्नाटक में हिजाब वाला मामला था, जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं। इन्होंने जो निर्णय दिया था सरकार के पक्ष में था कि सरकार हिजाब जैसे मामलों में जो प्रतिबंध है स्कूलों में वो लगा सकती है, तो इस वजह से ये जाने जा रहे हैं। दूसरा नाम आ रहा है जस्टिस केटी शंकरन का। तो ये 2005 से 2016 तक केरल हाईकोर्ट के जज रहे हैं, और इन्होंने 2009 में एक केस आया था लव जिहाद का, जिसमें लव जिहाद की प्रक्रिया को एक तरह से उन्होंने खराब माना था, और लव जिहाद की बात को स्वीकारते हुए फिर उसकी निंदा की थी, जिस वजह से ये जाने जाते हैं। बाकी अन्य सदस्य फिर इसमें शामिल हैं। अब बात कर लें भारत के विधि आयोग की कि किस तरह से आयोग है, कब से गठित किया जा रहा है। तो ये एक गैर सांविधिक निकाय है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस तरह के जो टर्म्स हैं ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि भारत के विधि आयोग का गठन किस तरह से किया जाता है, क्या यह एक संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, या फिर गैर सांविधिक निकाय है। संवैधानिक का मतलब क्या हुआ, तो ऐसी बॉडी जिसका जिक्र संविधान में कर दिया गया है वो कौन सा होगा, संवैधानिक निकाय। दूसरे ऐसी बॉडी हो सकती है जिसको किसी कानून के जरिए बनाया गया हो, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सांविधिक निकाय, ठीक। और तीसरा गैर सांविधिक निकाय, जिसको ना तो संविधान में इसके बारे में लिखा गया है डायरेक्टली, और ना ही किसी कानून के माध्यम से बनाया गया है। तो फिर इसको कैसे बनाया है, इसको एक अधिसूचना के माध्यम से इसका गठन किया गया है, और भारत सरकार ने वह अधिसूचना जारी की है। तो पहली बार जब विधि आयोग का गठन हुआ था 1955 में किया गया था, वो भी आज़ादी के बाद। तो विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत या केंद्र सरकार के अंतर्गत इसका गठन कर सकता है, इससे जुड़ी एक अधिसूचना जारी करके, और इसके अंतर्गत भी कानूनी मामलों के विभाग के द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी की जाती है।
क्या करता है, कानून के क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है और इस अनुसंधान में भी एक निश्चित अवधि का जिक्र किया जाएगा कि इतनी अवधि में, और विशेष कार्यों का उल्लेख करते हुए कि इस तरह के कार्यों को सौंपा जाएगा इसको, और जिन कार्यों को सौंपा जाएगा उन्हीं क्षेत्र में जाकर के उस तरह के जो कानून मौजूद होंगे उसमें जाकर के रिसर्च करेगा और फिर सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, सिफारिशों के रूप में एक रिपोर्ट सौंपेगा। ठीक, तो अभी तक ये लगभग 277 रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स ने भी जो बातें कही हैं उनको शामिल करते हुए। तो भारत में कानूनों की महत्वपूर्ण समीक्षा करने के लिए विधि आयोग को जाना जाता है। भारत में जितने भी कानून मौजूद हैं वो अभी के समय में कितने प्रासंगिक हैं, कितना सही तरीके से वे कार्य कर रहे हैं, उसमें किस तरह से संशोधन किए जा सकते हैं या फिर उनको और बेहतर आज के समय के लिए कैसे बनाया जा सकता है, विधि आयोग के प्रमुख कार्यों में शामिल होता है। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो विधि आयोग की जो वेबसाइट है उसमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जहां सबसे ऊपर चेयरमैन यानी अध्यक्ष होंगे, उसके बाद 3 सदस्य और फिर मेंबर सेक्रेटरी, मेंबर एक्स ऑफिशियो 2 होंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी और लॉ ऑफिसर उसके नीचे, और फिर उसके नीचे अन्य अधिकारी शामिल होंगे। अब इसके विजन और मिशन की बात करें तो इसके विजन में दिया हुआ है कि समाज में न्याय को अधिकतम करना यानी न्याय सुनिश्चित करना। दूसरा, जो कानून है, कानून के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देना और कानूनों में सुधार करना, क्योंकि कानून किसी भी तरह से सोशल जस्टिस या फिर सामाजिक न्याय के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक कानून का निर्माण ही इसलिए किया जाता है ताकि समाज में न्याय को स्थापित किया जा सके और न्याय किया जा सके। मिशन क्या है इसके? ऐसे कानूनों को हटाना या हटाने का सुझाव देना जो आज के समय प्रासंगिक नहीं है, उनकी समीक्षा करना, गरीबों को प्रभावित करने वाले कानूनों की जांच करना, सामाजिक आर्थिक विधानों के लिए पोस्ट ऑडिट करना कि बाद में जाकर के देखना कि किस तरह से कार्य कर पा रहे हैं, और न्यायिक प्रशासन की प्रणाली की समीक्षा करना कि कैसे पूरा सिस्टम काम कर रहा है। ठीक, अब 22वां विधि आयोग जो इस वक्त गठित किया गया है, इससे पहले 21वां विधि आयोग कार्य कर रहा था। तो 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हुआ था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे न्यायमूर्ति BS चौहान, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। यहाँ पर उनकी तस्वीर दी हुई है। अब 22वां आयोग चूंकि एक लंबा समय हो गया है, 31 अगस्त 2018 को इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तो उसके बाद एक लंबे समय से इसकी जो मांग थी वो चली आ रही थी। बीच में कोविड का दौर भी आया जिसकी वजह से यह कुछ डिले होता रहा। तो 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको अनुमोदित कर दिया था 22वें आयोग के गठन के लिए, लेकिन उसके बाद ये गठित नहीं हो पाया। हालांकि इसमें एक जो जिक्र था वो मिलता है कि ये लगभग 3 वर्ष का इसका कार्यकाल रहेगा। इस अनुमोदन में ऐसा बताया गया था, वो भी कब से, जब एक संवैधानिक स्वीकृति उसको मिल जाएगी और उसको भारत के गजट में प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो संवैधानिक आदेश जब प्रकाशित होगा उसके बाद से 3 वर्ष के कार्यकाल का जिक्र इसमें किया गया है। अब गठन में जो देरी हो रही थी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी इस तरह की देखने को मिली, जिसके बाद फिर अब इसका गठन कर दिया गया है। तो इसको कौन कौन से कार्य सौंपे गए हैं, चूंकि विजन और इसका मिशन जो हमने कई कार्यों को वहां देखा, तो उसी से मिलते जुलते कुछ कार्य यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जैसे पहला यही है कि अप्रासंगिक कानूनों की पहचान करना है, पता चल सके कौन से कानून इस वक्त के लिए सही नहीं है। अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आलोक में मौजूदा कानूनों की जांच करना, कि जो संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो बातें करता है, तो किस तरह से वे जो कानून मौजूद हैं या फिर उसके अंतर्गत कौन से नए कानून बनाए जा सकते हैं ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके, उसको देखता है। तो सुधार कैसे हो और सुधार के तरीके क्या हो उसके बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा निदेशक सिद्धांतों के को लागू करने के लिए और संविधान की प्रस्तावना में जो उद्देश्य बताए हुए हैं उनको प्राप्त करने के लिए भी किस तरह के कानून बनाए जाएं, इसका सुझाव भी देता है। तो 2 चीजें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत और संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य कैसे वे पूरे किए जा सके। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो प्रस्तावना है उसमें कौन कौन से मूल उद्देश्य बताए गए हैं। ठीक, तो बीच बीच में जो भी इस तरह के टर्म्स आएंगे मैं आपसे बताता जाऊंगा, आप उनको रिवाइज करते रहिए। तो सामान्य महत्व के केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करना और ताकि वे सरल बनाए जा सके, उनकी विसंगतियां दूर हो सके, अस्पष्टता कम हो सके और असमानता दूर की जा सके, क्योंकि कानूनों की भाषा कई बार इस तरह से हो जाती है कि वे समझने में बहुत ज़्यादा जटिल हो जाते हैं। कई बार किसी कानून में उसके ही क्लॉज एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं या फिर एक दूसरे के विरोधाभासी दिखाई देते हैं। तो इस तरह की जो भी त्रुटियां मौजूद हैं
उनको सही करने के लिए भी फिर ये जांच करता है। अब एक सवाल ये किया जा सकता है कि इसका इतिहास क्या है, क्योंकि इतिहास जानना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। खासकर विधि आयोग की जब बात आएगी तो इतिहास में कई सारे ऐसे सेक्शन आपको मिलेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में जो इसकी चर्चा करते हैं। तो जैसे कि भारत में लगभग 300 से ज्यादा वर्षों से कानून में सुधार की एक सतत प्रक्रिया चल रही है, खासकर तब से जब से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन की व्यवस्था शुरू की गई थी। और तो ये प्रक्रिया आपको दिखाई देगी चार्टर अधिनियम 1833 के बाद से। तो भारतीय कानूनों का समावेशन, समेकन और इनको एक संहिता यानी कोडिफाई करना, इस तरह के काम आपको इसके बाद दिखाई देंगे, जहां पर सब परिषद गवर्नर जनरल को अधिकार सौंपे गए थे। गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारी थी वो मिलकर के फिर पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली थी। और इसी के बाद पहली बार था जब भारत का गवर्नर जनरल नाम का टर्म सामने आया था और अलग अलग प्रांतों के जो गवर्नर थे उनको मिलाकर के एक शासन के रूप में शासन का एकीकरण किया गया था और गवर्नर जनरल भारत के नाम से, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से फिर एक पद सृजित किया गया था। इसके अंतर्गत ही पहले विधि आयोग का गठन भी किया गया 1833 के जो चार्टर एक्ट था उसके अंतर्गत। और भारत में लिखित या प्रथागत या प्रचलित जितने भी कानून थे उनका नेचर और उनके संचालन की जांच का काम भी सौंपा गया था। ऐसे कार्य किए गए ताकि ब्रिटिशर्स द्वारा जो कानून बनाए जाए भारत की परिस्थितियों के वो अनुकूल रहे। तो ब्रिटिश काल के दौरान आपको 4 विधि आयोगों का गठन दिखाई देगा, जिसमें से कि पहले आयोग के जो प्रमुख सदस्य थे वो थे लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले ने अन्य 3 सदस्यों के साथ मिलकर के 1837 में दंड संहिता का मसौदा तैयार किया था। इसके अलावा 3 जो विधि आयोग हैं उनका और गठन किया गया। एक किया गया 1853 में, जो दूसरा विधि आयोग था 1853, तीसरा 1861 और चौथा 1879। तो इनका गठन आपको दिखाई देगा और इन आयोगों के द्वारा प्रमुख रूप से जो आपको कानून बनाए दिखाई देंगे तो वो आपको दिखेगा यहाँ पर भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता जो कोडिफिकेशन है, भारतीय अनुबंध अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम। तो ये पूरी इस विधि आयोग की कहानी है आज के समय तक, जहां पर जो भी प्रमुख शब्द हैं, जो भी प्रमुख बातें जाननी है उनकी हमने चर्चा कर ली। अब बढ़े सवाल की तरफ, लेकिन एक जानकारी आपके साथ साझा कर ले कि जीएस फाउंडेशन कोर्स शुरू होने वाला है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। इससे जुड़ा ऑनलाइन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस नंबर पर जाकर के आप कोई भी अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 9311406442। अब सवाल की तरफ बढ़े। प्रश्न है प्रीलिम्स का, भारत के विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, भारत का विधि आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ठीक। दूसरा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और तीसरा, इसका गठन भारत सरकार के कानून मंत्रालय की अधिसूचना के तहत किया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर उपरोक्त सभी। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।